इसी क्रम में आपका जो सॉल्यूशन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशन थे हमने सब कंप्लीट करा दिए हैं। इसी क्रम में आपके आते हैं प्रश्नावली, और प्रश्नावली में भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स को सॉल्यूशंस आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न हम लेते हैं, वो कहते हैं कि एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू, कैपिटल का क्यू रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। आप देखिए घन के 6 फलक होते हैं, कितने 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 5e, तो घन के सभी फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 6πe हो जाएगा। तब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या है जी, 5e इक्वल टू, अब देखिए स्मॉल क्यू का प्रयोग हम करते हैं आवेश के लिए, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन 6 फलक होते हैं तो 6πe आप यहाँ पर करेंगे। phi की वैल्यू यदि आप फाइंड करेंगे तो हो जाएगा phi इक्वल टू q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0, 6 एप्सिलॉन 0। विकल्प है आपका इसमें बी, विकल्प बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं एक बंद पृष्ठ के भीतर स्मॉल n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए पृष्ठ बंद है, बंद पृष्ठ है, गोलाकार पृष्ठ है, किसी प्रकार का पृष्ठ है, यदि बंद शब्द आ रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होगा। पहली तो बात यह है, यदि आप बाहर से उसको कोई भी आवेश देंगे तो यह आवेश उसके बाह्यतम पृष्ठ पर, बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, उसके केंद्र बिंदु पर किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए निर्गत वैद्युत फ्लक्स वो कितना होगा, 0। निर्गत का मतलब है निकलने वाला या गुजरने वाला। निर्गत वैद्युत फ्लक्स phi इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि पृष्ठ बंद है। और इसमें जो विकल्प है ये डी दे रखा है इन्होंने, तो डी विकल्प आपका ये सही है। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं r मीटर त्रिज्या वाली खोखले गोले के केंद्र पर स्मॉल q कूलम्ब का आवेश रखा है, यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए, तब गोले के पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स होगा। देखिए यहाँ पर जो हम गॉस की प्रमेय प्रयोग करते हैं, गॉस की प्रमेय होती है phi e इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0, q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो निर्गत वैद्युत फ्लक्स केवल डिपेंड करता है आपके आवेश पर, ना कि उसकी त्रिज्या पर या डिस्टेंस पर। तो त्रिज्या डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सीधा संबंध नहीं है त्रिज्या या डिस्टेंस पर। तो त्रिज्या परिवर्तित भी आप कर दोगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा निर्गत वैद्युत फ्लक्स पर। डिपेंड करता है केवल आवेश, यानी आवेश की मात्रा उन्होंने आधी कर दी है, प्रारंभिक आवेश की आधी कर दी है। तो क्यू के स्थान पर क्यू डैश आप प्रयोग करेंगे और हो जाएगा phi इक्वल टू क्यू डैश कितना है, अंतिम जो आवेश है वो आधा किया है उन्होंने, यानी q अपॉन 2, q डैश इक्वल टू q अपॉन 2 आधा कर दिया है। वैल्यू रखेंगे, q डैश की वैल्यू आपके पास में है q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा जी, phi इक्वल टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आवेश आधा कर देने से उसका वैद्युत फ्लक्स भी आधा हो जाएगा। तो विकल्प है इसमें सी, विकल्प है सी सही है और बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को, अब देखिए ये क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन में ये कहते हैं 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ए की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 20 न्यूटन प्रति कूलम, तो E इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 20 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि फ्रेम के पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 का कोण बनाता है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ये है, अब इससे वो 60 का कोण बनाता है, इससे 60 का कोण बनाते हुए इन्होंने कोई एक फ्रेम रखा है। अब इसको हम वैद्युत क्षेत्र के स्थान पर पृथ्वी तल के सापेक्ष यदि इसकी दिशा देखेंगे तो पृथ्वी तल के सापेक्ष जो दिशा हो जाएगी थीटा इक्वल टू 90 माइनस 60 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 90 माइनस 60, तो क्या यूज करेंगे इसमें, थीटा इक्वल टू 90 माइनस 60 नहीं, केवल 60 ही प्रयोग करेंगे क्योंकि पृथ्वी तल के सापेक्ष हमको दिशा नहीं चाहिए, केवल वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष दिशा चाहिए और वो दे रखी है इन्होंने 60। पूछते हैं हमसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो फाई इक्वल टू पूछते हैं गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फाई इक्वल टू सूत्र है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है और वो होता है ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा प्रयोग करके इसको ओपन करेंगे हो जाएगा ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। ई की वैल्यू आपके पास में है 20 गुणा ए की वैल्यू आपके पास में है 10 गुणा कोस थीटा यानी कोस 60, 20 बाई 200 गुणा कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आ गया है निर्गत वैद्युत फ्लक्स, फाई ई की वैल्यू 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और ये विकल्प है इसमें ए, विकल्प ए आपका सही है, बाकी सब गलत है। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहते हैं एक समान आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो होता है जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। 10⁴ को आप 10,000 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, पावर आप खत्म करके लिख सकते हो। आगे वो कहते हैं इसी में कोश के केंद्र से इसके व्यास के बराबर, अब देखिए चित्र बना रहे हैं इसका, मानकर चलिए ये कोई गोलीय कोश है, इसका केंद्र बिंदु ये हो सकता है बीच में कहीं ना कहीं, तो क्या है कि आप इसको केंद्र बिंदु को मान सकते हैं। अब इसके पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अब वो कहते हैं इसके केंद्र से, यानी जो गोलीय कोश है इसके केंद्र से इसके व्यास के बराबर, व्यास के बराबर जितनी डिस्टेंस जाएगी उस पर कोई ना कोई बिंदु है और वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये पूछते हैं कितनी हो जाएगी। तो व्यास तो ये है इसका, भाई त्रिज्या का दुगुना कर देंगे तो व्यास बन जाएगा। तो व्यास के बराबर डिस्टेंस हम यहाँ से खींचेंगे तो एक और त्रिज्या आप ये आगे बढ़ा सकते हैं। तो मानकर चलिए डिस्टेंस आपकी ये आ जाती है और इसका जो बिंदु है वो P है, बिंदु P है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई 2r डबल, यानी त्रिज्या की दुगनी डिस्टेंस ये इस समय हो चुकी है। अब इस समय पूछते हैं ये कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो पहली कंडीशन में तो ये आ चुकी है, दूसरी कंडीशन में ज्ञात करेंगे E डैश बराबर बिंदु P पर
बिंदु P पर, बिंदु P पर तीव्रता इक्वल टू, फॉर्मूला सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R के स्थान पे हम 2R प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे जी? 2R, क्योंकि जो डिस्टेंस है बिंदु O से P तक की वो 2R यानी दुगनी हो चुकी है त्रिज्या की, तो 2R का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे और 2R का हो जाएगा होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको आगे आकर के और देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन 2 दूनी 4R स्क्वायर हो जाएगा। अब चार नीचे भी दोनों जगह 4 है, तो क्या करेंगे आप आगे, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से ही लिख सकते हैं, E डैश बराबर, अब देखिए 1/4 को आप कॉमन करके सीधा सीधा निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से जो ये वाला 4 था मैंने कॉमन करके बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू बन रही है? E की वैल्यू बन रही है, तो इसके स्थान पर सीधा सीधा क्या प्रयोग कर सकते हो? 10 की पावर 4 प्रयोग कर लो या E प्रयोग कर लो, जो भी आपको समझ में आता है वो आप कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसको 10 की पावर 4/4 करता हूँ। अब 10 की पावर 4 क्या है? 10,000, 10 1 3 4 बटे 4 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2500 न्यूटन प्रति कूलम, यानी बिंदु P है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2500 न्यूटन प्रति कूलम होगी। आ जाता है ये विकल्प आपका C, विकल्प C आपका सही है और बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है इन्होंने, एक गोले पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दूसरे गोले पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है। गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात होगा। गोलों के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चित्र बना लेंगे इसका। चित्र बना लेंगे। पहला गोला दे रखा है उन्होंने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मानकर चलिए पहला गोला ये है और इसकी जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है इन्होंने, केंद्र बिंदु वो। दूसरा गोला दे रखा है इन्होंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दूसरे गोले पर 5 माइक्रोकूलम, दूसरे गोले की जो त्रिज्या है वो दे रखी है उन्होंने 5 सेंटीमीटर, तो ये थोड़ा बड़ा बनाएंगे आप। क्या बन रहा है? अंडा नहीं बनाया है, मानकर चलो ये आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, गोल नहीं बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, केंद्र बिंदु है इसका O। आगे वो कहते हैं इसमें आवेश दे रखा है 2 सेंटीमीटर वाले गोले पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है जी, इसके पृष्ठ पर 2 माइक्रोकूलम का, और 5 वाले पे 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। दोनों पर अलग अलग आवेश है, दोनों की त्रिज्या भी अलग अलग दे रखी है उन्होंने। आगे वो कहते हैं इसी क्वेश्चन में ये कहते हैं कि गोलों के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये गोला है आपका पहला, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहाँ होगी? अब देखिए, और इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहाँ होगी वहां देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर तो ये यहाँ तक आ गई है क्योंकि त्रिज्या है, 5 और बना लो आगे की आ गई, मानकर चलिए, और 2 सेंटीमीटर तो ये है यहाँ तक, 8 और लगा लो तो ये आ गई।
कहीं ना कहीं ये बिंदु मिलेगा आपका बिंदु P, आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात यानी E1 रेशियो E2 इन्होंने पूछा है। E1 रेशियो E2 यानी पहले गोले के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रता और दूसरे गोले के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रताओं का अनुपात ये बिंदु P पर पूछते हैं कितना होगा। अब देखिए डिस्टेंस कितनी जाएगी केंद्र बिंदु से, सीधी 10 सेंटीमीटर, और ये भी केंद्र बिंदु से सीधी 10 सेंटीमीटर। तो R1 R2 लिखेंगे, यहाँ पर त्रिज्याओं का कोई मतलब नहीं है। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दोनों जगह पर हम यही वैल्यू प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। Q1 की वैल्यू दे रखी है आपको, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकुलाम, इसको कुलाम में चेंज करेंगे 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम हो जाएगा। Q2 की वैल्यू दूसरे गोले पर आपने दे रखा है इन्होंने 5 माइक्रोकुलाम, कुलाम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस की 6 कुलाम। नो प्रॉब्लम। पहले गोले के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली तीव्रता ज्ञात करेंगे तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, यानी R रख लो या R1 R2 कुछ भी रख सकते हो। तो R1 रखता हूं मैं न्यूटन प्रति कूलम में, न्यूटन प्रति कूलम में के स्थान पर Q1 के पहला गोला है, पहला गोला है। इसी प्रकार से दूसरे गोले पर उत्पन्न होने वाली तीव्रता भी आप याद कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अनुपात पूछा है तो क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, नीचे वाली लाइन को समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या करेंगे अनुपात ज्ञात करने के लिए, समीकरण 1/2 यानी डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू, मैं बड़ी लाइन खींचता हूँ, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 अपॉन R1 स्क्वायर ऊपर, इसी क्रम में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर नीचे रहेगा। वैल्यू रखेंगे, जो कटेगा काटेंगे सबसे पहले, और जो बचेगा उसको अलग लिखेंगे। बचा आपके पास में E1 अपॉन E2 इक्वल टू, पर बचा है Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और नीचे बचा है Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। आगे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जी, वैल्यू तो पता है ही, E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 इक्वल टू हो जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर गुणा Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब देखिए R2 पहुंचेगा ऊपर, R2 स्क्वायर अपॉन Q2 स्क्वायर आ जाएगा नीचे। अब देखिए R1 और R2 दोनों के डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, तो क्या करेंगे R1 से R डिवाइड कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। E1 अपॉन E2 इक्वल टू बचेगा आपके पास में Q1 अपॉन Q2, वैल्यू रखो। Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकुलाम, यानी 2 गुणा 10 की घात माइनस की 6 पूरे के बटे, और Q2 की वैल्यू आपके पास में है 5 माइक्रोकुलाम, तो 5 गुणा 10 की घात माइनस की 6, पूरा पूरा कर लिया, 10 की घात माइनस 6 से 10 की घात माइनस 6, बचा आपका E1 रेशियो E2 इक्वल टू 2 रेशियो 5। ये अनुपात है आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विकल्प है यहाँ पर 2 रेशियो 5, विकल्प बी आपका सही है और बाकी सब गलत है। विकल्प बी आपका सही है और बाकी सब गलत है। R1 से R2 हमने इसलिए काटा था क्योंकि डिस्टेंस जो है बिंदु P की दोनों ही गोलों के लिए बिल्कुल सेम है, कितनी 10 सेंटीमीटर, इसलिए R1 R2 दोनों की जगह 10 सेंटीमीटर प्रयोग करेंगे, तब भी आप काट सकते थे, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको यहाँ पे काट दिया है। नो प्रॉब्लम। बाकी नेक्स्ट वीडियो में